हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अमेजन एकेडमी। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ट्रिक या कंसेप्ट पर बात करने वाले हैं। मॉडर्न फिजिक्स में स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोर मॉडल आपने अच्छे से पढ़ा है, सिलेबस में है, काफ़ी डिटेल में सिलेबस में है। और उस बोर मॉडल में जब डी एक्साइट होता है एटम, तो जो फोटोन निकलता है उसकी जो एनर्जी है या जो फ्रीक्वेंसी है उसका हम फटाफट से डिस्कशन करने वाले हैं। तो हाउ टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटॉन्स फ्रॉम अ मूविंग एक्साइटेड एटम। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हाइड्रोजन एटम n इज इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन है, एक्साइटेड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में डी एक्साइट होता है, तो हम जानते हैं 2 और 1 का जो डिफरेंस है दैट इज 10.2 eV। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये जो फोटोन एमिट होगा डी एक्साइटेशन के दौरान एज पर बोर मॉडल, तो क्या इस फोटोन की एनर्जी हमेशा ही 10.2 eV होगी, हाँ या ना? अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि क्या 10.2 eV से ज्यादा हो सकती है, क्या 10.2 eV से कम हो सकती है, क्या 10.2 eV के बराबर भी हो सकती है, तो थोड़ा सा ही पजलिंग हो जाएगा आपके लिए अगर आपने इस कंसेप्ट को नहीं सीखा और नहीं देखा है। तो आइए फटाफट से देखिए कि क्या कहानी है, क्या कह सकते हैं। तो पहले अगर मैं आपको आंसर दे दूं तो देयर कुड बी डिफरेंट सिचुएशन जिसमें एटम डी एक्साइट हो सकता है या डी एक्साइट हो रहा है, और डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट प्रोपोजिशंस बन सकती हैं। खासकर अगर हम मूविंग एटम की बात करें तो अगर एटम स्टेशनरी है तो क्या है, अगर एटम मूविंग है तो क्या है, वगैरह वगैरह। तो आइए इस डिस्कशन को देखें और समझें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से हमें देखने और समझने की आवश्यकता है। ठीक है जी, तो मैं इसको केसेस में ब्रेक कर रहा हूं, फटाफट हम केसेस को देखें। तो पहला केस जिसमें एटम को विदहेल्ड कर रखा है, रोक के रखा हुआ है, एटम स्टेशनरी थे और एटम को विदहेल्ड कर रखा है मैंने, तो ये एक्साइटेड एटम है मेरा, ऐसा एक्साइटेड एटम है और एक्साइटेड एटम को मैंने होल्ड करके रखा हुआ है ना भाई। तो विदहेल्ड है जो एटम है, दैट एटम इज विदहेल्ड एटम, मतलब चलने के लिए फ्री नहीं है। अगर ऐसा है और अब अगर ये एटम डी एक्साइट होता है और इलेक्ट्रॉन mth लेवल से nth लेवल में कूदता है, अगर मैं जनरलाइज बात करूं तो पूरे टाइम में इलेक्ट्रॉन की जंपिंग फ्रॉम mth लेवल टू nth लेवल लूंगा, सच दैट जो डिफरेंस होगा एनर्जी का em माइनस ऑफ En, वही स्टैंडर्ड जो डिफरेंस है क्वांटम एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस है उसको मैं em माइनस En की तरह देखूंगा। और फोटोन की जो एनर्जी है वो h nu है, तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फोटोन की एनर्जी em माइनस En के बराबर होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, क्या होगा। जिसमें से सबसे पहला केस, अगर एटम अपनी जगह पर विदहेल्ड है और अब अगर ये डी एक्साइट होता है और डी एक्साइट होकर अगर एक फोटोन एमिट करता है किसी भी डायरेक्शन में, एटम रुका हुआ है, किसी भी डायरेक्शन में फोटोन एमिट कर सकता है ये। हेंस मान लेते हैं कि इसने एक फोटोन एमिट किया, इस डायरेक्शन में फोटोन एमिट किया और उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है, तो इस केस में फोटोन की जो एनर्जी है एच न्यू, उसकी वैल्यू एग्जैक्टली em माइनस En के बराबर होगी। इस केस में, किस केस में? जब एटम को आपने विदहेल्ड किया हुआ है, उस केस में फोटोन की एनर्जी जो क्वांटम एनर्जी डिफरेंस है उस क्वांटम एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, सेकंड केस देखें, अगर एटम इनिशियली स्टेशनरी था पर आपने होल्ड करके नहीं रखा हुआ था, तो एटम स्टेशनरी था और फ्री था, एटम फ्री एंड स्टेशनरी, एटम स्टेशनरी था एंड स्टेशनरी और फ्री था। ऐसा अगर मान लेते हैं कि कोई एटम था, एक्साइटेड स्टेट में था, ये एटम था और ये ऐसे एक्साइटेड स्टेट में था और ये डी एक्साइट होता है, चूंकि एटम फ्री है, क्या एटम रिकॉइल भी करेगा? बोलो, फोटोन के पास मोमेंटम, अगर फोटोन राइटवर्ड डायरेक्शन में गया तो क्या एटम को बैकवर्ड डायरेक्शन में, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जाना होगा। हेंस डी एक्साइटेशन के बाद एटम तो जा रहा होगा लेफ्टवर्ड, और मान लेते हैं कि फोटोन जो आपने पैदा किया है या एटम ने जो फोटोन जनरेट किया है वो अगर राइटवर्ड जा रहा है और उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है, तो कहानी जो बनेगी वो ये बनेगी। सही है, करेक्ट है, ऐसा है। अच्छा जी, जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी अगर हम उसको समझें तो इनिशियल एटम स्टेशनरी था, इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी और mth स्टेट से nth स्टेट में इलेक्ट्रॉन अंदर में कूदा, हेंस em माइनस En इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या आप समझ रहे हैं कि वो जो em माइनस En एनर्जी है, क्या वही एनर्जी अब इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी? हेंस ये जो एटम रिकॉइल करेगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी जो लेके रिकॉइल करेगा, क्या वो जो रिकॉइलिंग काइनेटिक एनर्जी होगी वो और जो फोटोन की एनर्जी है वो, क्या दोनों मिलकर em माइनस En के बराबर होंगे? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि एटम किसी v स्पीड से रिकॉइल करता है और एटम का जो मास है वो m है, तो फोटोनिक एमिशन से मास की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी em माइनस ऑफ En इज इक्वल टू रिकॉइलिंग एटम की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस h न्यू। विदाउट गोइंग इनटू एनी कैलकुलेशंस, क्या हम कह सकते हैं एच न्यू की वैल्यू em माइनस En माइनस समथिंग होगी। हेंस क्या एच न्यू वुड बी लेस देन em माइनस En। दैट मीन्स अगर मैं स्टेशनरी एटम से, हाइड्रोजन के केस में 2 से 1 ट्रांजैक्शन हुआ, एटम स्टेशनरी था पर रिकॉइल करने के लिए फ्री था, तो ऐसा फोटोन जब एमिट होगा तो क्या उसकी एनर्जी 10.2 eV से स्लाइटली कम होगी, क्योंकि एनर्जी का कुछ हिस्सा एटम को भी लग जाएगा या एटम को भी मिल जाएगा, ऑल बिकॉज ऑफ रिकॉइलिंग। ठीक है भाई,
ये दोनों केसेस हैं जिसमें एटम स्टेशनरी है। अभी हम तीसरे केस की तरफ चल सकते हैं कि एटम पहले से ही मूव कर रहा था और ऐसा मूविंग एटम अब कोई फोटोन एमिट करता है, तो हम क्या कह सकते हैं? तो केस नंबर 3 को हम देख रहे हैं। केस नंबर 3 मूविंग एटम, एटम अब स्टेशनरी नहीं है, मूविंग है, मूविंग एटम है ना भी, और आपने रोक के भी नहीं रखा हुआ है, वो चल रहा है, मूविंग एटम है। ऐसे मूविंग एटम से फोटोन एमिट हो रहा है, तो ऑब्वियसली फोटोन किस डायरेक्शन में एमिट हो रहा है उसके बेसिस पर हम बहुत सारे केसेस यहां बना सकते हैं। हेंस पॉइंट नंबर 3 के बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, जिसको मैं पहले आसान केसेस में अगर ब्रेक करूं तो जिस डायरेक्शन में एटम चल रहा है उसी डायरेक्शन में फोटोन एमिट हो गया, जिस डायरेक्शन में एटम चल रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोटोन एमिट हो गया, वगैरह वगैरह। तो मान लेते हैं कि इसका पहला केस, केस नंबर ए, फोटोन एमिशन, फोटोन इन सेम डायरेक्शन, फोटोन एमिशन इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में फोटोन को एमिट किया तो क्या होगा? तो इसको फटाफट से देखते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक्साइटेड एटम था और ये एक्साइटेड एटम किसी u स्पीड से पहले से ही चल रहा था, इसका मास था m, है ना भाई, और ये डी एक्साइट हुआ और डी एक्साइट होके एटम अब किसी v स्पीड से चल रहा है, ऐसे मास अभी भी उसका m है, प्लस एक फोटोन एमिट किया जो इसी डायरेक्शन में एमिट किया है, हेंस एक फोटोन एमिट किया है जिसको मैं पिक्टोरियली ऐसे दिखा रहा हूँ, जिसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू, जिसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? और इसका मोमेंटम है p। ठीक, अब अगर अपन एनर्जी की बात करें, एनर्जी के व्यू पॉइंट से देखें तो आपको एक इक्वेशन दिखाई देनी चाहिए कि इनिशियल एनर्जी, एटम के पास इनिशियल एनर्जी है कितनी? हाफ mu², सही है। अच्छा, और इलेक्ट्रॉन mth स्टेट में है तो प्लस em, ये हो गई टोटल इनिशियल एनर्जी, इज इक्वल टू, ट्रांजैक्शन हमेशा ही हो रहा है mth स्टेट से nth स्टेट, m ऑब्वियसली इज ग्रेटर देन n, तो em का वैल्यू ऑब्वियसली इज ग्रेटर देन En। ठीक है जी, तो यहां पर क्या क्या है? ये जो एटम है इसके पास इलेक्ट्रॉन nth स्टेट में है, प्लस इस एटम की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस उस फोटोन की एनर्जी h न्यू। आर यू विद मी? करेक्ट है? ठीक है भाई। तो क्या मैं ऐसा देख सकता हूं कि h न्यू की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू em माइनस ऑफ En, em माइनस ऑफ En प्लस हाफ mu² माइनस हाफ mv²। हेंस जो डिसाइडिंग फैक्टर है, क्या वो डिसाइडिंग फैक्टर ये ब्रैकेट बनेगा? अगर ये ब्रैकेट पॉजिटिव आ जाता है, ये ब्रैकेट अगर पॉजिटिव आ जाता है तो h न्यू की वैल्यू em माइनस En से ज्यादा होगी, दैट मीन स्टैंडर्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होगी फोटोन की, और अगर ये भाई साहब नेगेटिव आ जाते हैं तो लेस होगी, है ना। हेंस केवल हमें ये समझना है कि u और v में बड़े छोटे का क्या संबंध होगा, u और v में कौन बड़ा है कौन छोटा है। क्या मोमेंटम कंजर्वेशन की अगर अपन इक्वेशन लिखें, इस फोटोन के पास मान लेते हैं अगर मोमेंटम है p, मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करें तो क्या इक्वेशन बनेगी? mu इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू mv प्लस p। बोलो, mu इज इक्वल टू mv प्लस p, हेंस u इज इक्वल टू v प्लस समथिंग। क्या u इज ग्रेटर देन v कंक्लूड करूंगा, और अगर u v से बड़ा है यहां आ जाए तो क्या ये जो टर्म है, क्या ये टर्म पॉजिटिव बनेगा? ऐसा हो जाने से क्या h न्यू की वैल्यू em माइनस en से बड़ी होगी, तो ये जो भाई साहब है, ये भाई साहब आएंगे पॉजिटिव। इतना ही समझ लेना हमारे लिए काफी है। हेंस हम ये कंक्लूड करेंगे कि h न्यू का वैल्यू इज ग्रेटर देन em माइनस en। आप अपने दिमाग में क्या ट्रिक बिठाएंगे? आप अपने दिमाग में ट्रिक बिठाएंगे कि अगर सेम डायरेक्शन में फोटोन एमिट हो गया, जिस डायरेक्शन में एटम चल रहा था उसी डायरेक्शन में अगर फोटोन एमिट हो गया तो फोटोन की जो एनर्जी है वो स्टैंडर्ड एनर्जी डिफरेंस से स्लाइटली ज्यादा होगी। 2:1 ट्रांजेक्शन हुआ, हाइड्रोजन एटम भी x में जा रहा था, फोटोन भी x में एमिट कर दिया, अब जो फोटोन एमिट होगा उसकी एनर्जी 10.2 eV से ज्यादा होगी। सही बात है? करेक्ट है। तो सेम डायरेक्शन की अगर बात करें तो सेम डायरेक्शन में जो कंक्लूजन है वो ये है कि h न्यू इज ग्रेटर देन em माइनस ऑफ En, एनर्जी स्टैंडर्ड एनर्जी से स्लाइटली ज्यादा है। अब सोचो अगर अपोजिट डायरेक्शन में B, थर्ड का ही अपन B केस कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में अगर एमिट कर दिया होता, अपोजिट डायरेक्शन में अगर एमिट कर दिया होता और पिछले केस के जैसी इक्वेशन बनाए तो एनर्जी वाली इक्वेशन तो सेम बनती, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यही होता कि इसने एमिट किया, केवल फोटोन जो राइटवर्ड जा रहा है वो फोटोन लेफ्टवर्ड जा रहा होता, बस इतना ही फर्क पड़ता। हेंस एनर्जी वाली इक्वेशन तो यही बनती। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे। केवल मोमेंटम वाली इक्वेशन जब अपन लिखते तो चूंकि फोटोन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो ये इक्वेशन बनती mu इज इक्वल टू mv माइनस p, mu इज इक्वल टू mv माइनस p, है ना। डायग्रामेटिकली भी अगर दिखा दूं मैं आपको सो दैट आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, तो जो हो रहा है वो ये हो रहा है, प्लस अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है फोटोन कुछ इस प्रकार से, जिसका मोमेंटम है p, है ना भाई। हेंस मोमेंटम कंजर्वेशन की जो इक्वेशन बनती वो इक्वेशन बनती है mu इज इक्वल टू mv माइनस p, है ना भाई। हेंस u इज इक्वल टू v माइनस ऑफ p बाय m,
राइट, हेंस v इज ग्रेटर देन u। अब की बार u हो गया छोटा, v इज ग्रेटर देन u, और अगर v u से बड़ा हो जाए तो एनर्जी वाली इक्वेशन में ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म कैसा कंट्रीब्यूट करेगा, बोलो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन करेगा। ये वाला टर्म कैसा कंट्रीब्यूट करेगा, नेगेटिव। और ये टर्म अगर नेगेटिव कंट्रीब्यूट करेगा तो क्या hnu का वैल्यू em माइनस en से छोटा बनेगा। हेंस इस केस में hnu का जो वैल्यू है दैट वुड बी लेस देन em माइनस ऑफ en। उम्मीद कर रहा हूं कि कहानी समझ में आ रही है और आप इसको समझ भी पा रहे हैं। हेंस अपोजिट डायरेक्शन में अगर चलता है तो क्या कंक्लूजन है, hnu इज लेस देन em माइनस ऑफ en। ये कंक्लूजन है जो हमें अपने दिमाग में रख लेने हैं। तो फटाफट से समझो, सेम डायरेक्शन ज्यादा एनर्जी, अपोजिट डायरेक्शन कम एनर्जी। देखने में ऐसा लग रहा है कि अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेंका तो प्रोबेबली सेम एनर्जी का होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। चेक कर लेते हैं सी केस, चेक कर लेते हैं सी केस, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अगर फोटोन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एमिट हुआ तो हम क्या कह सकते हैं, डायग्रामेटिकली देखें तो ये मेरा एक्साइटेड एटम था जो u स्पीड से जा रहा था और इसने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोटोन एमिट कर दिया। तो फोटोन एमिट हो गया इस डायरेक्शन में, हैविंग अ मोमेंटम p एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू, है ना। प्लस अब जो एटम होगा, बेचारा जो एटम होगा, क्या उस एटम के पास मोमेंटम कंजर्वेशन के कारण एक मोमेंटम और वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में होगा u, और एक मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा p, जो फोटोन का मोमेंटम है कैंसिल करने के लिए, सो दैट वाई डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम भी जीरो था, फाइनल मोमेंटम भी जीरो है। इस एटम के पास दो मोमेंटम होंगे, एक राइटवर्ड डायरेक्शन और एक अपवर्ड डायरेक्शन में, एक राइटवर्ड डायरेक्शन और एक अपवर्ड डायरेक्शन में। यहां तक कहानी समझ में आनी चाहिए। एनर्जी की इक्वेशन लिखें इसके लिए, फटाफट से एनर्जी की इक्वेशन लिखें। तो एनर्जी की इक्वेशन फिर उसी तरह से लिखी जाएगी। एनर्जी की इक्वेशन अभी भी यही वाली इक्वेशन होगी, यही वाली इक्वेशन होगी, है ना भाई। एटम के पास जो एनर्जी है अब जो एटम के पास एनर्जी है, एटम के पास नेट मोमेंटम कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस एम यू का स्क्वायर। हेंस हाफ एम यू स्क्वायर, मैं एनर्जी की इक्वेशन लिख रहा हूं, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस ई एम इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ एटम जो कि है ई एन प्लस हाफ पी स्क्वायर बाय 2m से मैं लिख रहा हूं, और पी स्क्वायर हो जाएगा कितना, पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो मैंने लिख ही लिया था पहले, है ना भाई। तो पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, ये हो गई उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस फोटोन की एनर्जी h न्यू। क्या हम देख रहे हैं एच न्यू की वैल्यू आएगी ई एम माइनस ई एन माइनस ऑफ, ये हाफ एम यू स्क्वायर का टर्म तो कटेगा, ये पी स्क्वायर वाला टर्म उधर जाके नेगेटिव साइन लेगा। हेंस एच न्यू का वैल्यू ई एम माइनस ई एन से छोटा आएगा। हेंस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी एच न्यू का वैल्यू वुड बी लेस देन ई एम माइनस ऑफ ई एन। ये कंक्लूजन है जो हम दिमाग में बिठाएंगे। दैट मीन्स इवन परपेंडिकुलर वाले केस में भी लेस एनर्जी, फोटोन की एनर्जी स्टैंडर्ड एनर्जी से लेस एनर्जी है। हेंस सेम डायरेक्शन में ज्यादा एनर्जी है ना भाई, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अभी भी लेस एनर्जी है। इसका मतलब जरूर कोई एंगल, एक्यूट एंगल थीटा होना चाहिए, जिस एक्यूट एंगल थीटा पर अगर फोटोन एमिट हो जाए तो फोटोन की एनर्जी स्टैंडर्ड एनर्जी के बराबर होगी। एज अ होमवर्क मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं, फाइंड दैट एक्यूट एंगल थीटा जिस पर फोटोनिक एमिशन अगर हो जाए तो फोटोन की एनर्जी एग्जैक्टली स्टैंडर्ड एनर्जी के बराबर होगी। एज अ होमवर्क जैसे मैंने इक्वेशंस लिखी, ऐसे इक्वेशंस लिख के आप उसको करें, ठीक है भाई। तो ये कंसेप्ट और ये ट्रिक था, सारी बातों को अपने मन में हम फटाफट से बिठा लें और इस अपॉर्चुनिटी, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को ओपन करके रखें कि जरूरी नहीं है कि फोटोन की एनर्जी स्टैंडर्ड एनर्जी डिफरेंस के बराबर हो। सीधे सीधे कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस पर बन जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। जैसे एक रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको जरा सा देखिए। कहता है कि सपोज फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटोन is f naught when electron of stationary hydrogen atom मतलब कौन सा केस है, withheld केस है, moves from higher state mth state to lower state n। ठीक है जी, तो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी हो गई f naught। इफ एटम इज मूविंग विद द वेलोसिटी v, अब क्या कह रहा है, एटम मूविंग हो जाए अगर एंड एमिट्स अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी f और f फ्रीक्वेंसी का फोटोन एमिट हो, ठीक है जी, ड्यूरिंग द सेम ट्रांजिशन वही हुआ m से n, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर पॉसिबल, क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। क्या f की वैल्यू f नॉट के बराबर हो सकती है, क्या बिल्कुल हो सकती है। कोई एक्यूट एंगल थीटा हो तो क्या f की वैल्यू f नॉट से बड़ी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सेम डायरेक्शन में फेंक दिया और उस एक्यूट एंगल से लेके 0 डिग्री तक सभी एंगल्स पर बड़ी होगी। क्या f की वैल्यू f नॉट से छोटी भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। उस एक्यूट एंगल से लेके पाई तक सभी ट्रांजेक्शंस में जो एनर्जी है वो छोटी होगी। हेंस के आंसर हमारे a भी सही है, b भी सही है, c भी सही है। d कहता है f कैन नॉट बी इक्वल टू f नॉट, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपसे इस चीज पर पूछा जा सकता है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इसको आप अपने साथ रखें, अपने दिमाग में रखें। हो सकता है कि आपको एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वर्किंग हार्ड।